वीरपुर गांव सुबह की हल्की धूप में नहाया हुआ था। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। खेतों में हल्की हल्की धूल उड़ रही थी और पक्षियों की चहचहाहट गांव के हर कोने तक गूंज रही थी। कुएं के पास महिलाएं बाल्टी लेकर पानी भर रही थीं। सुबह सुबह ही गांव की गलियां हलचल से भर जाती थीं। हल्की ठंडी हवा में बच्चे हंसी खुशी खेल रहे थे और गाय भैंस अपने चारे की तलाश में इधर उधर घूम रही थीं। कुएं पर पानी भरती औरतें धीरे धीरे अपने काम में मशरूफ थीं। तभी सुहानी वहां आई। उसकी चाल में अद्भुत आत्मविश्वास झलक रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में चमक, मानो वह किसी मेले में जा रही हो। अरे सुहानी, तू तो ऐसे सजी है जैसे आज कोई बड़ा त्योहार हो। त्योहार तो रोज मेरे लिए होता है बहन। औरत को हमेशा चमकना चाहिए, वरना लोग पैर तले रौंद देते हैं। लेकिन काम काज भी तो करना होता है। तू दिन भर सज धज में कैसे रह लेती है? काम करने के लिए तो तुम सब हो ना, मुझे क्यों पसीना बहाना। अगर औरत अपनी शक्ल पर ध्यान न दे तो उसका वजूद ही क्या। दोनों औरतें एक दूसरे की ओर देखकर चुप हो जाती हैं। सुहानी जानती है कि उसकी बातें चुभ रही हैं, मगर उसे परवाह नहीं। सुना है कल रात गोपी की बहू से झगड़ा हुआ? हाँ, थोड़ी कहाँ सुनी हुई थी, पर बात बड़ी नहीं। अरे नहीं, मैंने तो सुना है बहू ने तो घर छोड़ने की धमकी तक दे दी थी। ऐसे रिश्ते कब तक टिकेंगे भला? बाकी औरतें हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगती हैं। सुहानी के चेहरे पर संतोष झलकता है। सुहानी, जरा पानी पिला दे, बहुत थक गया हूं। पहले नहा धो लो, फिर पानी दूंगी। ऐसे मैले कुचैले कपड़ों में कौन तेरे पास खड़ा रहे? दिन भर मेहनत करता हूं तेरे लिए ही खेत जोतता हूं। तू हरदम ताने क्यों देती है? क्योंकि मैं किसी की दासी नहीं हूं। अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो चालाक बनना पड़ेगा। और सुन ले, मैं किसी से दबने वाली नहीं हूं। माँ, तू सही कहती है। आदमी को हमेशा सबसे ऊपर रहना चाहिए, बाकी लोग तो बेवकूफ हैं। शाबाश बेटा, यही तो सिखाना चाहती हूं तुझे। याद रख, जिंदगी की दौड़ में जो दूसरों को गिराएगा वही आगे निकलेगा। कमरे का माहौल ठंडा पड़ जाता है। पति दूर बैठा ये सब सुन रहा है मगर बोल नहीं पाता। वहीं सुहानी और संजू के चेहरे पर संतोष है। शाम का समय। गांव के चौपाल पर कुछ औरतें बैठी हैं। सुहानी भी वहीं आ पहुंचती है। हाथ में चमकदार दुपट्टा है, जैसे हमेशा सबका ध्यान खींचने आई हो। लो आ गई, फिर आज क्या नया ताना सुनाएगी? अरे रे, इतनी घबराई क्यों हो बहन? मैं तो बस सच्चाई बताती हूँ। पर तेरी सच्चाई सुनकर तो कई बार लोग आपस में लड़ पड़े हैं। तो इसमें मेरी गलती कहाँ है? अगर उनके घर के दरवाजे कमजोर हैं तो मेरी बात से कैसे टूट सकते हैं? वैसे सुना है रतन और उसकी पत्नी में अनबन चल रही है। नहीं, वे तो अच्छे से रहते हैं। तुम्हें नहीं पता बहन, मैंने अपनी आंखों से देखा है। परसों रतन किसी और औरत से खेत के पास बात कर रहा था। सच झूठ का फैसला तुम करो, मैं तो बस बता रही हूं। मेरी बात मानो या मत मानो, पर एक बार जाकर देख लेना। औरतें एक दूसरे को देखती हैं। अब उनके मन में शक की गांठ पड़ चुकी है। सुहानी के चेहरे पर छुपा हुआ संतोष है। बहन, तू इतनी चुप क्यों है? कुछ परेशानी है क्या? क्या बताऊं, आज चौपाल पर सुहानी कह रही थी कि रतन किसी और से बात करता है। अरे, रतन तो सीधा साधा आदमी है। लेकिन अगर बात सच हुई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। इसी वक्त रतन घर आता है और पत्नी को रोते देख ठिठक जाता है। अरे तू क्यों रो रही है? तेरा औरतों से क्या रिश्ता है? सुहानी ने सब बता दिया है। कौन औरत? कैसा रिश्ता? ये सब बकवास है। झूठ मत बोल, अब मैं तेरी बातों पर भरोसा नहीं करूंगी। घर में झगड़ा बढ़ने लगता है। बाहर खिड़की से सुहानी यह सब देख रही है। उसके होठों पर चालाक मुस्कान है। देखा, बस एक चिंगारी डालो और पूरा घर जल उठे। यही तो है असली मजा। गांव के लोग सुबह सुबह ही हैरान हो उठे। खबर आई थी कि पास के कस्बे की शुगर फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। वहां काम करने वाला गरीब किसान रघुवीर मशीन में फंसकर आग की लपटों में जल गया। उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया।
रघुवीर की एक ही संतान थी, बेटी रानी। माँ पहले ही गुजर चुकी थी और अब बाप भी चला गया। रानी अकेली पड़ गई। लोग सहानुभूति जताने उसके टूटे फूटे घर पहुंचे। बाबूजी मुझे छोड़कर कैसे चले गए? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? गांव की औरतें उसे संभाल रही थीं। सभी जानते थे कि फैक्ट्री वाले मुआवजा देंगे ताकि रानी अपना गुजारा कर सके। इसी बीच जब फैक्ट्री का अफसर गांव की तरफ आ रहा था, रास्ते में उसकी मुलाकात सुहानी से हुई। सुहानी को जैसे ही पता चला कि मुआवजे के पैसे रानी को मिलने वाले हैं, उसके मन में लालच भर गया। नमस्ते बाबूजी, आप फैक्ट्री से आए हैं ना? रघुवीर मेरी बहन का आदमी था। अब उसकी बेटी की देखभाल कौन करेगा? मैं ही उसकी जिम्मेदारी उठाती हूँ। पैसे मुझे दे दीजिए, मैं उसे संभाल लूंगी। अफसर को लगा सच कह रही है। कागज पर सुहानी ने अपने नाम से दस्तखत करवा लिए और पूरा मुआवजा ले उड़ी। शाम तक जब लोगों को पता चला कि पैसा सुहानी ले गई है, तो पूरे गांव में गुस्सा फैल गया। गांव वाले सीधे सुहानी के घर पहुंच गए। हाय राम, रानी तो भूखी बैठी है और सुहानी सारे पैसे हड़प कर गई। सुहानी, तूने बहुत गलत किया। रानी तेरे लिए अनाथ का बहाना है, पर उसके लिए तू उसकी जालिम बन गई। चुप रहो सब। मैंने कहा ना, रानी की देखभाल मैं करूंगी। पैसे भी उसी के लिए लिए हैं। तुम सब बेवजह तमाशा बना रहे हो। उस रात रानी अपने छोटे से आंगन में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबूजी, अगर आप होते तो कोई मेरा हक नहीं छीन पाता। अब मैं अकेली हूँ और लोग मेरा सहारा बनने के बजाय मुझे लूट रहे हैं। गांव के लोग भले ही गुस्से में थे, लेकिन सब जानते थे सुहानी की जुबान और चालाकी से भिड़ना आसान नहीं। गांव के चबूतरे पर उस दिन हलचल थी। फैक्ट्री मालिक के आदमी फिर से आए थे और साथ में गांव के सरपंच भी थे। सबको लग रहा था कि अब कुछ और मदद मिलेगी उस अनाथ लड़की को, जिसके पिता आग में जलकर मर गए थे। लड़की घर के कोने में बैठी थी। आंखों में आंसू थे, चेहरे पर भूख और थकान साफ झलक रही थी। लेकिन जब भी कोई पूछता, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, बस मेरे पापा वापस आ जाए, गांव वाले उसकी बात सुनकर चुप हो जाते। तुझे पता है वो मुआवजे वाले पैसे असल में रानी के लिए थे। क्यों, क्या देख रहे हो ऐसे? गांव के लिए तो मैं ही सब कुछ करती हूँ। रानी जैसी लड़कियां क्या करेंगी? अगर पैसे मेरे पास हैं तो गांव में ही तो काम आएंगे। पैसे गांव में नहीं आए, आपके घर के बक्से में छुपे हैं। पापा की मौत का दर्द आपको मजाक लगता है? आपने मुझे अनाथ ही नहीं किया, बल्कि मेरा हक भी छीन लिया। सरपंच ने पहली बार सख्ती दिखाई। सुहानी, ये बहुत बड़ी गलती की है तुमने। अगर गांव की औरतें आज चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बार बच निकलोगी। रानी की बद्दुआ लगेगी। बद्दुआ? अरे, जिसके पास पैसा है उसे कोई बद्दुआ कुछ नहीं कर सकती। इस गांव की रीति यही है, ताकतवर ही जीतता है। रानी की आंखों से आंसू बहते रहे और गांव की औरतों के मन में पहली बार सुहानी के खिलाफ आग जलने लगी। गांव की गलियों में रानी निकलती तो हर तरफ कानाफूसी और ताने सुनाई देने लगे थे। देखो देखो, यही है उस किसान की बेटी। बाप मर गया तो मुआवजा भी इसके हाथ से निकल गया। अब क्या करेगी अकेली? जिसके पास ना पैसा है ना सहारा, वो गांव में टिक भी पाएगी क्या? रानी के कान लाल हो जाते। वह सिर झुकाकर घर की ओर भाग जाती, मगर दिल के अंदर चोट गहरी होती। सुहानी को यही मौका चाहिए था। वह जानती थी कि रानी जितनी अकेली महसूस करेगी, उतनी जल्दी उसके जाल में फंसेगी। एक दिन जब रानी आंगन में अकेली बैठी थी, सुहानी वहां आई। रानी बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? लोग तो कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दे। रानी ने चुपचाप उसकी ओर देखा। सुहानी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरे पापा की मौत से मुझे भी बहुत दुख हुआ। अब देख, तू अकेली है तो क्यों ना मेरे घर चलकर रह ले, वहां तुझे अपना ही समझा जाएगा। रानी की आंखों में आंसू भर आए। गांव में उसे कोई अपनापन नहीं मिल रहा था। उसने धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। जैसे ही रानी सुहानी के साथ उसके घर गई, गांव में नई फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखा, सुहानी उसे अपने घर ले गई। पता नहीं इसके पीछे क्या चाल है। चाल तो होगी ही। सुहानी बिना मतलब किसी पर इतना रहम कर ही नहीं सकती। रानी को अपने घर लाकर सुहानी ने मिठास से उसका स्वागत किया, पर उसके मन में एक और ही खेल चल रहा था।
अब ये लड़की मेरी मुट्ठी में है। लोग सोचेंगे मैंने रहम किया, लेकिन असल में अब ये मेरी कठपुतली बनेगी। रानी को क्या पता था कि गांव की तानों से बचकर वह जिस घर में आई है वहीं उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। धीरे धीरे रानी को अपने घर में अलग अलग कामों में उलझाकर उस पर हावी होने लगे और रानी समझ ही न पाए कि वह फंसती जा रही है। रानी उस रात पहली बार सुहानी के घर सो रही थी। घर बड़ा तो था मगर दीवारों से अजीब सी ठंडी खामोशी टपक रही थी। आंटी, क्या मैं सच में यहाँ रह सकती हूँ? सुहानी मुस्कुराई और उसके पास आकर बोली, बिल्कुल रानी, अब तू मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ तू सुरक्षित है, लेकिन याद रखना जो कुछ भी इस घर में होगा वो मेरी मर्जी से होगा। रानी ने भोलेपन से सिर हिला दिया। उसे तो लगा कि यह माँ जैसा ख्याल रखने वाली बात है। अगली सुबह होते ही सुहानी ने रीना को पुकारा। रानी उठ जा, घर के काम बहुत हैं। पानी भरना है, आंगन झाड़ना है और चूल्हा भी सुलगाना है। आंटी, मैं तो अभी थक गई हूँ। क्या सब काम मुझे ही करने होंगे? रानी चौंक गई। उसने सोचा था कि सुहानी उसे बेटी जैसा रखेगी, मगर पहले ही दिन कामों की लिस्ट सामने थी। बेटी बनकर रहना है तो घर की जिम्मेदारी भी बांटनी होगी। मुफ्त की रोटियां कोई नहीं खाता। रानी चुप हो गई। मन ही मन उसने सोचा, शायद ये भी ठीक है, आखिर अब यही मेरा सहारा है। सुहानी ने अच्छा किया, लड़की को सहारा दिया। अच्छा, देख लेना, इसके पीछे कुछ और ही माजरा है। उस रात जब रानी थकी हुई खाट पर लेटी, सुहानी उसके कमरे में आई और धीमे स्वर में बोली, रानी, तू समझदार है ना? बाहर गांव वालों से कुछ मत कहना। तुझे जो भी मिलेगा वो सब मेरे भरोसे पर मिलेगा। अगर मुझसे हटकर कुछ करेगी तो तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे बाप का हुआ। रानी कांप गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सुहानी का चेहरा जितना मीठा है, उसका इरादा उतना ही खतरनाक है। रानी को सबके सामने अपनी आंटी सुहानी पर भरोसा करना पड़ता था। बाहर से तो सबको यही दिखता था कि सुहानी ने अनाथ हुई रानी को पनाह दी है, लेकिन असलियत कहीं और थी। गांव के चौपाल पर उसी दिन बड़ी पंचायत बुलाई गई थी। वहां सरपंच और कुछ बड़े बूढ़े बैठे थे। रानी के बाप की मौत के बाद जो मुआवजा मिला उसकी पहली किस्त तो बांटी जा चुकी है, लेकिन असली रकम तो अभी आनी है। दूसरी किस्त 40 लाख रुपए, वो भी सीधा सरकार से, क्योंकि जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ वह रानी के बाप की जमीन पर बनी थी। अब कागजी हिसाब से वो हक रीना का ही बनता है। अरे, इतना बड़ा पैसा तो कभी इस गांव में किसी ने देखा भी नहीं। उधर सुहानी अपने आंगन में बैठी बड़बड़ा रही थी। पहली किस्त मेरे पास आ ही गई है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। 40 लाख रुपए अगर ये सीधा रानी के हाथ में पहुंच गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसे अपने पास रखना ही पड़ेगा। तभी तो हर दस्तखत, हर कागज पर मेरी पकड़ रहेगी। रानी बेटा, तू मेरी बेटी जैसी है। तेरे बिना मैं तो सूनी हो जाऊंगी। तुझे कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। रानी मासूम थी। उसकी आंखों में अभी भी भरोसा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके लिए सुहानी का यह ममता का जाल दरअसल पैसे का खेल था। रात को जब रानी सो गई, सुहानी लालटेन की रोशनी में कागज पलट रही थी। एक कागज पर साफ लिखा था, 40 लाख की दूसरी किस्त, लाभार्थी रानी, पिता की जमीन पर बनी फैक्ट्री के एवज में। सुहानी ने कागज को कसकर मुट्ठी में दबा लिया और आंखों में अजीब चमक आई। गांव में कई हफ्तों से अफसरों के चक्कर लग रहे थे। हर दिन नया कागज, नया दस्तखत और नई परेशानी। रानी बार बार हिम्मत हार जाती, पर पंचायत और कुछ गांव वालों की मदद से आखिरकार 40 लाख की दूसरी किस्त उसके नाम स्वीकृत हो गई। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। एक दिन ब्लॉक दफ्तर से खबर आई कि पैसा रानी के खाते में आ चुका है। रानी तो समझ भी नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा अमाउंट उसके नाम पर होना मतलब क्या है, लेकिन सुहानी के कानों तक जब ये बात पहुंची तो उसकी आंखों में चमक फैल गई। सच में पैसा आ गया? ओ रानी, आज तो मेरा मतलब तेरी किस्मत खुल गई है। रानी मासूम मुस्कान के साथ बोली, हाँ आंटी, लेकिन इतने पैसे का करूंगी क्या? मुझे तो बस पापा चाहिए थे। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर सुहानी की नजर आंसुओं पर नहीं, बस उस 40 लाख पर टिकी थी। शाम को जब सब गांव वाले सुहानी के आंगन में इकट्ठा हुए, वाह सुहानी, तेरी तो किस्मत खुल गई। अब तो रानी के संग तू भी माला माल। हरिओ, कैसी बातें करती है? ये सब रानी का है। मैं तो बस इसकी माँ बनकर साथ निभा रही हूँ। लेकिन भीतर से उसका दिल खुशी से नाच रहा था।
अब तो गांव में मेरी ही चलने वाली है। 40 लाख, इतने पैसों से मैं अपने सपने पूरे करूंगी। नया मकान, शहर में जमीन, सब मेरा होगा। रानी का क्या है, उसे तो मैं ऐसे ही अपने काबू में रख लूंगी। रीना को जब बैंक से 40 लाख रुपए मिलने की पुष्टि हुई तो गांव भर में हलचल मच गई। सुहानी ने अगले कुछ दिन उस पर अजीब सी ममता उड़ेली। वो उसे अच्छे कपड़े दिलाती, तरह तरह के पकवान खिलाती और दिन रात पास बैठी रहती। सच में सुहानी रानी की कितनी अच्छी देखभाल कर रही है। लेकिन भीतर भीतर सुहानी का दिल जलते लोहे की तरह तप रहा था। वो बार बार सोचती, इतना पैसा सामने पड़ा है और मैं खाली हाथ रहूं? नहीं, ये मौका खोया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। रानी बिटिया, आज बड़ी गर्मी है, चल नहर पर चलते हैं, थोड़ा नहा धो लें, मन भी हल्का हो जाएगा। रानी भोली थी, उसने सिर हिला दिया। दोनों नहर की तरफ निकल पड़ी। नहर का पानी तेजी से बह रहा था। पंछियों की आवाजें गूंज रही थीं, पर रानी को जरा भी अंदेशा न था कि उसकी जिंदगी पर कैसी आफत मंडरा रही है। कत्ल की कोशिश। रानी जैसे ही पानी में उतरी, सुहानी ने पीछे से धक्का दे दिया। रानी अचानक लड़खड़ाई, चीखी, आंटी, आप क्या कर रही हैं? बचाइए। पर सुहानी का चेहरा बिल्कुल ठंडा था। वो उसे तड़पते हुए देख रही थी, जैसे पानी में डूबती रीना उसके रास्ते का बोझ हो। कुछ ही पलों में पानी की लहरों ने रानी को अपनी गहराई में खींच लिया। गांव वालों को झूठ। शाम को जब लोग पूछने लगे तो सुहानी ने रोने का नाटक करते हुए कहा, अरे मुझे क्या पता, वो तो खुद ही रुपयों का लोभ कर भाग गई। मुझसे कहा था, आंटी मैं शहर जा रही हूँ, यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा। कुछ ने विश्वास कर लिया, कुछ को शक हुआ, लेकिन सुहानी का अभिनय इतना सधा हुआ था कि सब उसकी बात मानते चले गए। गांव की आंखों में रानी लापता हो गई थी, पर असल में उस नहर की लहरें अब एक राज छुपाए हुए थीं। रानी के लापता होने के बाद धीरे धीरे गांव में बातें थम गईं। कुछ ने मान लिया कि रानी रुपयों के लालच में भाग गई, कुछ को शक रहा, लेकिन सुहानी की चालाकी और अभिनय ने हर आवाज दबा दी। बैंक से मिले सारे पैसे और जमीन का सौदा करने के बाद सुहानी ने नया घर बना लिया। उस घर में संगमरमर की फर्श, बड़े कमरे और ऊंची दीवारें थीं। वो अब अपने पुराने झोपड़े को भूलकर अपने सपनों की रानी बन चुकी थी। गांव वाले जब भी उसके घर के सामने से गुजरते तो कहते, देखो किस्मत पलटते देर नहीं लगती। सुहानी हर दिन नए कपड़े पहनती, सोने चांदी के गहने सजाती और आईने में खुद को निहारती, पर भीतर भीतर उसे रातों में अक्सर एक अजीब डर घेर लेता। कभी नहर के पानी की आवाज सुनाई देती, कभी रानी की चीखें गूंजती। एक रात सब कुछ सामान्य था। सुहानी ने खाना खाया, गहनों को संभाला और अपने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। लेकिन अगले दिन सुबह जब नौकरानी ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब न आया। दरवाजा तोड़ा गया तो सुहानी बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे डर के मारे उसकी जान निकल गई हो। आंखें खुली थीं, होंठ आधे खुले, जैसे किसी से मदद मांगना चाहती हो। गांव भर में हड़कंप मच गया। हर कोई पूछ रहा था, ये हुआ कैसे? कोई बीमारी नहीं थी, कोई जहर का निशान नहीं, तो आखिर मौत आई कैसे? रहस्य अनसुलझा। किसी ने कहा शायद हार्ट अटैक हुआ, लेकिन सच क्या था यह कोई न जान सका। लोभ और छल से भले कुछ समय तक सपने पूरे हो जाए, पर इंसान चाहे कितनी ही ऊंची दीवार बना ले, किस्मत और न्याय की दस्तक उस दीवार को चीरकर भीतर जरूर पहुंचती है। सुहानी के घर की रोशनी तो जगमगाई, पर उसकी आत्मा अंधेरे में डूबकर हमेशा के लिए खो गई।